हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 20 फरवरी 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। हमने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोज़ व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन वीडियोज़ की PDF भी मिले ताकि आप अच्छे से रिविजन भी कर पाएँ, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका अगर आने वाले दिन में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करिएगा। गाइस, जीके, करंट अफेयर और जीएस से हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली फोर्थ शिफ्ट में हम कवर करवा रहे हैं आपको फोर्थ शिफ्ट के। देखिए, सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, जीके, हिंदी वगैरह के सारे सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये सिक्किम है। सिक्किम जनगणना से हर शिफ्ट में दो कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। आज भी 2 क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और 6,71,000 यानी कि 6.71 लाख की जनसंख्या वाला सिक्किम देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ डेटा हम आपको कवर करवा दें जहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, CM चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है गाइस। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्लियर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है इस मामले में। देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं का है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता जो दर है ये 74% है। 63.82% साक्षरता के साथ बिहार जो है ये सबसे कम साक्षर राज्य है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था, जिसने 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में यहाँ की रहती थी। तो ध्यान रखिएगा ये डेटा को, यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से है। सही जवाब रहेगा सितार से। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ और सितारवादक है। क्लियर है, सितारकार ये थे और उन्हें भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए स्पेशली जाना जाता था। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे और 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न जो मिला पंडित रविशंकर जी को, ये 1999 में मिला, 1999 में। और उन्होंने प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ भी सहयोग किया। पंडित रविशंकर को 3 सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कारों से भी सम्मानित इनको किया गया। सारे जहां से अच्छा गाने को रविशंकर ने धुन पर सेट किया था। तो याद रखिएगा ये फेमस है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ये झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मुंडारी जो नृत्य है ये झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। मुंडारी नृत्य भारत के झारखंड के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह मुंडारी जनजातियों द्वारा शादियों, त्योहारों और कटाई के मौसम जैसे कि विभिन्न अवसरों पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ये जो नृत्य है एक समूह में किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। इस नृत्य की विशेषता नर्तकों के पैरों का लयबद्ध उपयोग, ताली बजाना और समकालिक चाल है। मुंडारी जो नृत्य है झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसे राज्य के एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से संबंधित है। तो भाग 4 से संबंध है इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग जो 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बने कि कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक है। तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका उल्लेख देखने को मिलता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के जनक है, इन्होंने कहा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसे 3 प्रमुख खंडों में वर्गीकृत किया गया था। ये हैं जैसे कि गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। बुद्धिजीवी उदारवादी जो बुद्धिजीवी है ये DSPS है ना,
मूल रूप से भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए बनाया गया, यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत बनाया गया ये मूल रूप से भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए बनाया गया। और इसकी जो दृष्टि है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ देश तक साझा करता है। तो भारत जो अपनी सीमा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम तक साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम रहेगा। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे बनाए। अफगानिस्तान के साथ सीमा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य से में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सीमा भी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों तक फैली हुई है। भारत की सीमा उत्तर पूर्व में भूटान से लगती है, नेपाल, चीन के साथ में लगती है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्व में भूटान, नेपाल, चीन के साथ में लगती है और उत्तर पश्चिम जो सीमा लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में भारत की टच होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब रहेगा राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक की राज्यसभा के उपसभापति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं यदि ना तो अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपस्थित हो या उपलब्ध हो, या इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब बात करते हैं संसद की संयुक्त बैठक की। तो कि भारत का संविधान संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है और भारत में द्विसदनीय संसद है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को सहमति देनी चाहिए। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने से पहले दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तभी वो जो है विधेयक बन सकता है, यानी कि कानून बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, किसने परमाणु संख्या बढ़ाई घटाई थी? इस तरह से क्वेश्चन बनाए। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, इस तरीके से था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन फिर भी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के शिलालेखों में कौन सा भारत के बाहर स्थित है? तो अशोक के जो शिलालेख है इनमें भारत के बाहर जो देखने को मिलते हैं आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर जो ऑप्शन मिला था कंधार मिला था जो कि अफगानिस्तान में है। क्लियर है? तो ये जो शिलालेख है अशोक का कंधार ये अफगानिस्तान में जो कि भारत के बाहर है। तो अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई स्थानों पर पाए गए थे। वे मौर्य काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत उपयोगी हैं। ये शिलालेख चट्टानें, पालिश किए गए पत्थर के खंभों और गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। चट्टानों पर शिलालेखों को रोक शिलालेख कहा जाता है। चट्टानों पर जो लिखे जाते हैं शिलालेख इनको रोक शिलालेख कहा जाता है और वे खंभों पर स्तंभ शिलालेख कहलाते हैं। अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में उर्दू साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो यह रहमान अब्बास के द्वारा जीता गया। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्दल समेत 24 लेखकों को 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उर्दू में साहित्य अकादमी का जो अवार्ड है रहमान अब्बास और अंग्रेजी के लिए अनीस सलीम को मिला है। तो ये अभी आपसे उर्दू का पूछा गया है। क्लियर है? हो सकता है आपसे अंग्रेजी का पूछ ले जाए, हिंदी का पूछ ले जाए। तो हिंदी का मिला था लेखिका चित्रा मुद्दल को, अंग्रेजी का मिला अनीस सलीम को, उर्दू का मिला रहमान अब्बास को। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। 24 लेखकों को ये 24 अलग अलग भाषाओं के लिए दिया गया है। अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में निर्णायक समिति ने इन पुरस्कारों को मंजूरी दी। हिंदी लेखिका चित्रा मुद्दल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इसके लिए बेसिकली चुना गया और ये जो पुरस्कार है 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली में दिए गए। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा हॉकी से। हॉकी से इसका संबंध है। हॉकी से संबंधित अन्य कुछ प्रमुख ट्रॉफियां हैं जैसे कि सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ये सारे हॉकी से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी हम आपको बता दें, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आप देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2007 से 2012 तक ये चली थी। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 2017 तक, जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 से हुई थी, 1951 से। याद रखिएगा भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चली थी और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता होना चाहिए 2007 से 12 तक चली थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने 19 दिसंबर 2007 को 11वीं पंचवर्षीय योजना को बेसिकली मंजूरी दी थी। 10वीं योजना के दौरान औसत आर्थिक विकास दर जो थी ये 7.6% से बढ़कर 9% दर्ज की गई थी।
और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 11वीं योजना का कुल परिव्यय करोड़ रुपए था, रखा गया था। और इस योजना अवधि का मूल जो विषय था ये समावेशी विकास था, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये कितना रखा गया था, तो 36,44,718 करोड़ रुपए ये रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय या 11वीं योजना का कुल परिव्यय। तो 36,44,718 करोड़, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और इस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था या अवधि थी ये थी 1961 से 1966 के बीच में चली थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी और हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे जिस टाइम पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन, जिनको अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न के लिए बेसिकली इनका नाम आया है, यानी कि 2024 में इनको भारत रत्न दिया जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक ये हैं। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है पहली बार अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस गाउड ने किया था। और हरित क्रांति के विश्व जनक की बात करें नॉर्मन बोरलॉग है, इनका नाम भी याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम है। ये हरित क्रांति जो है गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि की वजह से उच्च पैदावार देने वाले बीजों की शुरुआत की बात कर रहा है। इसके अलावा मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं के बीज हरित क्रांति का उद्देश्य देश के खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाना है और यह उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की कौन सी जनजाति हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती है? तो नागालैंड की ये नागा जनजाति है जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती है। क्लियर है? तो नागालैंड में अंतरजातीय मेल जोल को प्रोत्साहित करने के लिए हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और यह नागालैंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सबसे बड़े स्वदेशी उत्सवों में से एक माना जाता है। नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए ये जो त्यौहार है हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। जैसे कि बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, इसी तरह त्योहारों का जो त्यौहार है ये हॉर्नबिल उत्सव कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों से हो जाएगा छऊ नृत्य का संबंध। क्यों हो जाएगा? क्योंकि छऊ जो नृत्य है ये तीनों राज्यों से संबंधित है और ये जो तीनों राज्य हैं ये इनकी अलग अलग शैलियाँ हैं, याद रखिएगा। छऊ का जो अर्थ होता है ये छाया या मुखौटा होता है। क्लियर है? यह मुखौटा नृत्य का एक रूप है और छऊ जो नृत्य है तीन मुख्य इसकी शैलियाँ हैं। देखिए झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है ये सरायकेला छऊ बोला जाता है। उड़ीसा वाले छऊ को मयूरभंज छऊ जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में जो छऊ होता है इसको पुरुलिया छऊ बोला जाता है। तो ये तीनों के अलग अलग शैलियाँ हैं तीनों स्टेट के लिए। अगर आपसे ओनली छऊ ही दिया रखे तो आपको तीनों क्लिक करना है और बाकी जो भी ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग, और नहीं दिया रखे तो आपको उस हिसाब से क्लिक करना है। बाकी अगर ऑप्शंस में आपको सरायकेला छऊ दिखे तो आपको झारखंड लगाना है, मयूरभंज दिखे तो उड़ीसा और पुरुलिया छऊ दिखे तो आपको पश्चिम बंगाल को क्लिक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ये जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, 1999 को। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित यहाँ पर हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर था। उसने अकारण या कि बिना कारण उस सभा में उपस्थित जो भीड़ थी उस पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे 400 से अधिक जो व्यक्ति थे ये मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है। इसके अलावा जलियांवाला बाग में कुल जो शहीद हुए ये 388 शहीदों की सूची यहाँ पर है। तो डिप्टी कार्यालय जो है कमिश्नर का, यहाँ पर 484 शहीदों की सूची है और जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको लौटा दिया था और महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह वापस ले लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में स्कोर बराबर होने को क्या कहा जाता है? टेनिस में स्कोर बराबर होने को क्या बोला जाता है? इसका एग्जैक्ट देखिए ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए, ना ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा झोल देखने को मिल रहा है। एक टेनिस खेल दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बॉल गेम बेसिकली ये होता है जिसमें कुल 2 खिलाड़ी एकल होता है या फिर 4 खिलाड़ी युगल इसमें होते हैं।
टेनिस मैच की शुरुआत अंपायर द्वारा टॉस से होती है। विजेता को पहले गेंद देने, उसे प्राप्त करने या टेबल के किस तरफ खेलना है यह चुनने का अधिकार इसमें होता है टेनिस के खेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता। इनको जो है प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक है ये। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोईता गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को डच नोबेल प्राइज के रूप में भी जाना जाता है। स्पिनोजा पुरस्कार है डच विज्ञान में उत्कृष्टता का उत्सव। स्पिनोजा पुरस्कार को व्यापक रूप से डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आईची प्रांत और राजधानी शहर जो है नागोया, तो यहाँ पर राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। जापान इससे पहले 2 बार 1958 में टोक्यो में और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। अब ये जो एशियाई खेल होंगे ये जापान के आईची प्रांत और इसकी राजधानी नागोया में आयोजित होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन 40-40 पॉइंट दोनों टीमों के बराबर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ड्यूस पॉइंट इनको बोला जाता है। यदि खिलाड़ी 40-40 पर बराबरी पर हैं तो इसे ड्यूस बेसिकली बैडमिंटन में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो पारित किया गया था 1949 में पारित किया गया था। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 या आरबीआई अधिनियम 1949 भारत में एक विनिमयन है जो भारत के सभी बैंकिंग फर्मों का प्रबंधन करता है। और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित यह 16 मार्च 1949 से लागू हुआ और 1 मार्च 1966 के बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1950 में बेसिकली बदल गया। तो याद रखिएगा ये जीके के हमने 20 के 20 क्वेश्चंस आपको छपवा दिए हैं। यहाँ पर जो भी आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए पूरे हमने डिटेल के साथ में आपको कवर करवा दिए हैं। अब आइए हम हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो इससे अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइज हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये है, मोर का पर्यायवाची क्या है? तो कलापी, मयूर, सीखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय, मेहप्रिय, केक, नीलकंठ, शिखावल, सारंग और ध्वजी, ये सारे जो है मोर के पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में आपको मिला होगा आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। इसके अलावा कांटे का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि कांटे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कंटक, खार, सूल, बाधा, सुई और अंकुड़ी, ये सभी कांटे के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक इस तरह से क्वेश्चन मिला था कि यहाँ का तत्सम आप क्या है? यहाँ पर तत्सम क्या है? तो इत्र जो है ये तत्सम वहाँ पर दे रखा था ऑप्शन में, तो आपका इत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी हम आपको टॉपिक बता देते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने थे। अनिकार्ती शब्द से क्वेश्चन बने थे। गद्यांश से 5 प्रश्न सीधे सीधे आपके पूछे गए, 1 गद्यांश आपको मिला था। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। पर्यायवाची ऑलरेडी आपको बता दिए। वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन बना था आपका। मुहावरे से क्वेश्चन बना है। विलोम शब्द आपके, इसके अलावा प्रत्यय और उपसर्ग से भी क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है? लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो ये टॉपिक हमने बता दिए और जो क्वेश्चंस मिले वो भी हमने आपको बता दिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। और इसके अलावा मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में औसत से 1 क्वेश्चन आपका बना है, SICI से 1 क्वेश्चन आपका बना है, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन बना है और मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन बना है। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन बना है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया। आयु से क्वेश्चन आपका बना है। वर्ग से 1 क्वेश्चन है। अनुपात से 2 क्वेश्चन बेसिकली है। रेशियो और प्रोपोर्शन से। पूजा से क्वेश्चन आपका बना है। बोर्ड मास से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। क्लियर है? इसके अलावा हो सकता है और भी क्वेश्चंस बने हो, बट हमें इतने ही मिल पाए जितने हमने आपको बताए। रीजनिंग में बात करेगा इस दिशा निर्देशन से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। इसके अलावा पेपर कटिंग वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए। मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस बने हैं। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन बना है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन बना है आपका। 5 ऐसे क्वेश्चन बना है। अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन बने हैं। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बना। आकृति से क्वेश्चन बना है। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चंस बने हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ तक कि हमने जीके में आपको 20 की 20 क्वेश्चंस छपा दिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरे प्रूफ के साथ में हमने आपको एक एक चीज़ें क्लियर करवा दी है।
क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाए ताकि आप और अच्छे से रिवीजन कर पाएं, तो आप टेलीग्राम कोर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इस पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है और काफी कम प्राइस में ये आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि जो पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है सेम पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर पता चलेगा क्या पैटर्न इसका है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाके। क्लियर है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।